हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल पाठशाला, आपकी पाठशाला। तो जैसा कि आपने परेश सर से रिक्वेस्ट किया और यहां पर भी अनुष्का, प्रिंस और पुनीत जैसे कैंडिडेट्स थे जो बता रहे थे कि बायो में भैया एक काफी डिफिकल्ट टॉपिक है, दैट इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हो सके तो उसका एक डेमो वीडियो प्रेजेंट कर दीजिए जिससे हमें आइडिया लग जाए कि एग्जैक्टली ये है क्या। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए, जैसे ही आपने पहले वर्ड सुना ब्लड, तो पहले ये तो पता लग जाए कि एग्जैक्टली ब्लड क्या है, तभी तो हम आगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में समझें। तो अगर हम स्टार्टिंग करें ब्लड वाले पार्ट की, तो देखिए, अगर कोई आपसे पूछता है कि टेल मी व्हाट इज ब्लड, तो आप क्या कहेंगे? ब्लड क्या है? ब्लड, आप याद रखिएगा, ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, या फिर मैं इसे एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कह सकता हूं। अब जब मैं इसे वर्ड दे रहा हूं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो हमें यहां पर इतना समझ में आया कि जो ब्लड है मेरा, वो कैसा है? लिक्विड पार्ट में है। और मैं अगर ये एक्सप्लेन भी ना करूं तो मुझे इतना पता है कि मेरी बॉडी में रेड कलर का कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, दैट इज ब्लड, इजंट इट? अब अगर मैं उस रेड कलर के लिक्विड की बात कर लूं, तो अगर मुझसे कोई पूछे कि इसका पीएच वैल्यू क्या होने वाली है, और पीएच आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर किसी भी चीज की वैल्यू अगर 7 है, पीएच वैल्यू अगर 7 है, तो दिस मींस कि वो पर्टिकुलर चीज न्यूट्रल है। न्यूट्रल बोले तो ना तो वो एसिडिक है, ना ही वो बेसिक है। लेकिन अगर 7 से ज्यादा वैल्यू है, 7 पॉइंट कुछ भी है, तो वो चीज हो जाती है बेसिक। उसी प्रकार से अगर मैं ब्लड की बात कर लूं, तो ब्लड का पीएच स्केल होता है 7.4। जब 7.4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एसिडिक होगा या बेसिक? सिंपल सी बात है, बेसिक होने वाला है, क्योंकि 7 से कम वैल्यू होती है तो वो चीज कहलाती है क्या? एसिडिक। फाइन। अब एक क्वेश्चन है बड़ा बेसिक सा, कि जब हम ब्लड जानते हैं कि मेरी बॉडी में है, लेकिन इसकी कहीं ना कहीं फॉर्मेशन तो होती होगी, कहीं ना कहीं तो बनता होगा। तो ब्लड जो बनता है अपनी बॉडी में, ब्लड बनता है बोन्स में। अब आपको लगे हड्डियों में कैसे बन रहा है, तो आप याद रखिएगा, बोन्स क्या एक बोन मैरो वाला पार्ट है ना, जिसमें से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स भी फॉर्म होते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इसकी फॉर्मेशन कहां हो रही है, तो याद रखिएगा फ्रॉम बोन्स। ठीक है। अब अगर मैं एक और बात करूं कि इसका जब फॉर्मेशन, तो मैंने बता दिया कि इसका फॉर्मेशन होने वाला है बोन्स में से। तो जब किसी चीज की अगर फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ काम भी होगा। जैसे आप यहां पर पैदा हुए हैं, तो आपका कुछ ना कुछ रोल है जमीन पर, धरती पर, इजंट इट? तो ऐसे ही अगर ब्लड की बात करें, तो ब्लड का रोल क्या रहने वाला है? मुझे पता है कि हम जिंदा ही किसकी वजह से? ब्लड की वजह से। हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता जा रहा है, वो बात अलग है, अभी हम सर्कुलेशन अपने नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे कि एग्जैक्टली वो है क्या। लेकिन फिर भी अगर मैं ब्लड अपनी बॉडी में बात करूं, तो सिंपल सी बात है, इसका प्यूरिफिकेशन भी होना है ना? तो वो जो प्यूरिफिकेशन होता है ब्लड का, तो वो ब्लड का प्यूरिफिकेशन याद रखिएगा, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है आपका किडनी में। अब जैसे ही वर्ड आया प्यूरिफिकेशन, तो आप कहेंगे कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन तो किडनी में हो रहा है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन हार्ट में होता है। तो याद रखिएगा, हार्ट में जो प्यूरिफिकेशन है उसका मतलब है केवल और केवल ऑक्सीजन की क्वांटिटी को बढ़ा देना, और कुछ भी नहीं। इज दैट क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। अब एग्जैक्टली ब्लड है क्या? तो देखिए, ब्लड की डेफिनेशन मैंने एग्जैक्टली दे दी। क्या? ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हो गया। लेकिन ब्लड जो है वो मेरा दो पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लाज्मा की, और जो सेकंड पार्ट है, यहां पर आ जाते हैं ब्लड कॉर्प्यूस्कल्स। फाइन। ब्लड क्या हुआ? ब्लड दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक पार्ट जिसे बोल रहे हैं प्लाज्मा, दूसरा पार्ट जिसे बोल रहे हैं ब्लड कॉर्प्यूस्कल्स। अब जो ये प्लाज्मा वाला पार्ट है, प्लाज्मा वाला पार्ट होता है 55%। तो ब्लड कॉर्प्यूस्कल्स कितना हुआ? सिंपल सी बात है, 45%। तो जो प्लाज्मा है ना, ये कैसा पार्ट है? ये हमारे ब्लड का लिक्विड वाला पार्ट है। फाइन। अभी जो लिक्विड वाला पार्ट है, मैंने 55% ही बता दिया। इसके अंदर होते हैं 3 प्रोटीन्स। कौन कौन से? सबसे पहला प्रोटीन है जिसे बोला जाता है एल्ब्यूमिन। दूसरा प्रोटीन है जिसे बोला जाता है ग्लोब्यूलिन। और तीसरा जो लिक्विड है, इसे बोला जा रहा है, तीसरे प्रोटीन को बोला जा रहा है फाइब्रिनोजिन। फाइन। फाइब्रिनोजिन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन, ये क्या हो गए? ये वो प्रोटीन्स हो गए जो कि आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट हैं।
ठीक है। लेकिन अब यहां पर एक चीज याद रखिएगा, अगर फाइब्रिनोजिन में से मैं क्या करूं, सॉरी प्लाज्मा में से अगर मैं फाइब्रिनोजिन को माइनस कर दूं या फिर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजिन को निकाल दूं, तो जो चीज मिलती है उसे बोला जाता है सेरम। तो ये प्लाज्मा वाली बात हो गई। अब मैं अगर बात करूं ब्लड कॉर्प्यूस्कल की, तो ब्लड कॉर्प्यूस्कल ये आपके कैसे हो गए, ये आपके सॉलिड टाइप वाले पार्ट हो गए, ठीक है, जो कितना परसेंटेज है 45%। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहले तो आता है आरबीसी। नाम से ही समझ में आ जाता है क्या कि रेड ब्लड सेल्स जो होंगे, इसमें ये जो पार्ट है रेड, ये किसकी वजह से, याद रखिएगा रेड होता है ये हीमोग्लोबिन की वजह से। फाइन। तो एक चीज और जो कि एग्जामिनेशन में काफी इंपॉर्टेंट है, आरबीसी का दूसरा नाम जरूर याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स। फाइन। अब आरबीसी में 4 यूनिट हीमोग्लोबिन होता है, 4 यूनिट्स हीमोग्लोबिन होता है, और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं हीमोग्लोबिन की वजह से ये रेड होता है। अब इसका कुछ ना कुछ रोल होता होगा। अब रोल क्या है इसका, ये पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो कराता है। क्या हो गया इसका काम, इसका काम है टू फ्लो ऑक्सीजन इन अ होल बॉडी। फाइन। और अगर इसके बारे में और डिटेलिंग में जाएं तो देखिए, अगर इसकी और डिटेलिंग में जाते हैं तो यहां पर इतना याद रखिएगा कि आरबीसी जो है ये अपने शरीर में 120 डेज के अप्रोक्स ही जीवित रहता है, मतलब ये केवल 120 डेज के अप्रोक्स ही जिंदा रहता है। फाइन। और मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि ये जो हीमोग्लोबिन वाला पार्ट है, तो मेल्स में वो कितना होना चाहिए, मेल्स में हीमोग्लोबिन होना चाहिए 14 to 16%, तो आप फाइन है। और अगर फीमेल्स की बात कर लें तो उसमें होना चाहिए 12 to 14%। ये बड़ी बेसिक सी चीज है। तो मैंने आपको बताया आरबीसी, अब ये मैं ऑलरेडी बता चुका था कहां पे फॉर्मेशन होता है, बोन मैरो में। फाइन। जब चीज पैदा हो गई है तो उसका कुछ ना कुछ काम होगा, क्या काम है, ऑक्सीजन का फ्लो करवा रहा है। कितने दिन के लिए जिंदा रहता है, 120 डेज, तो एग्जैक्टली 120 डेज नहीं है, 80 to 120 डेज के अराउंड आप टाइम मान लीजिए। और हीमोग्लोबिन की बात कर लें तो हीमोग्लोबिन मेल्स में होता है 14 to 16% और फीमेल्स में होता है 12 to 14%, तो उन्हें परफेक्ट माना जाता है। फाइन। अब आरबीसी के बाद अगली जो चीज आती है उसे बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, दैट इज व्हाइट ब्लड सेल। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, ये जो हम बात कर रहे हैं ये किसकी बात कर रहे हैं, ये सब डिस्कशन चल रहा है ब्लड कॉर्प्यूस्कल्स का, जैसे मैंने अभी सॉलिड पार्ट बताया, ठीक है। अब डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ल्यूकोसाइट। अब देखो, आरबीसी जैसे आपके बोन मैरो से बने थे, वैसे डब्ल्यूबीसी भी आपके कहां बनेंगे, बोन मैरो में ही बनेंगे, ठीक। जब इसकी फॉर्मेशन बोन मैरो में हो चुकी होगी, अब इनकी लाइफ देखें तो इसकी जो लाइफ है वो कितना रहने वाली है, वहां तो 120 डेज था, यहां पर जो रहेगा ये रहने वाला है 3 to 5 डेज। आप सोचेंगे 5 दिन में डब्ल्यूबीसी अगर मर गए तो हम कैसे अभी तक जिंदा हैं, तो याद रखिएगा कुछ डब्ल्यूबीसी खत्म होते जाते हैं, कुछ डब्ल्यूबीसी फॉर्म होते रहते हैं। अब अगली और इंपॉर्टेंट चीज, डब्ल्यूबीसी का रोल क्या है, आरबीसी का क्या था, ऑक्सीजन का फ्लो, डब्ल्यूबीसी का जो रोल है वो है आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराना। क्या है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराना। और इम्यूनिटी का मतलब क्या है, इससे आपका बॉडी बाकी सभी चीजों से लड़ने की क्षमता रखता है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं प्रतिरक्षा, ठीक है। तो एक तरह से आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं अगले पार्ट की, जो कि ब्लड कॉर्प्यूस्कल का है, डेट इज प्लेटलेट्स। आपने कई बार सुना होगा, अरे उससे तो डेंगू हो गया था, उसकी प्लेटलेट्स एकदम से गिर पड़ी, या प्लेटलेट्स उसकी खत्म हो गई। तो ये प्लेटलेट्स वाला जो पार्ट है, इसको हमने दूसरा नाम क्या दे रखा है, इसको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नो डाउट इसकी फॉर्मेशन भी कहां होगी, बोन मैरो में ही इसकी फॉर्मेशन होगी। अब सब चीज की तरह इसकी भी एक लाइफ होगी, और इसकी जो लाइफ होती है वो होती है 4 to 5 डेज की। फाइन, 4 to 5 डेज की है। अब इसमें याद रखिएगा ये किस में काम करता है, ये हेल्प करता है ब्लड की क्लॉटिंग में। जब ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, अब देखिए अगर मान लो आपके कभी कट लग जाए, ब्लेड से मान लो अंगूठा कट गया, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ब्लड बहता ही जाए बहता ही जाए। आपने देखा होगा ब्लड एक लिमिट के बाद वहां जम जाता है, तो वो जो ब्लड की क्लॉटिंग हो रही है उसमें कौन हेल्प करता है, प्लेटलेट्स। ठीक है, इतना क्लियर हुआ।
अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए आप सब वेट कर रहे थे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एग्जैक्टली है क्या। तो ब्लड का तो हमने पार्ट समझ लिया, दो पार्ट में डिवाइडेड था, एक को प्लाज्मा बोला, एक को ब्लड कॉर्प्यूस्कल, और ब्लड कॉर्प्यूस्कल में आरबीसी आ गए थे, डब्ल्यूबीसी थे, प्लेटलेट से। तो अब मैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का अगर डिस्कशन कर लूं तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरीके से काम करता है। मान लीजिए ये आपकी बॉडी है, ठीक है, ये जो बॉडी है, अब मुझे पता है, मैंने आपको बताया था कि यहां पर क्या होने वाला है, ब्लड सर्कुलेशन में आप बॉडी से क्या क्या यहां पे शो करेंगे। देखो जो आपका हार्ट होता है, इतना याद रखिएगा, हार्ट के आपके 4 ब्लॉक्स हैं, ठीक है, 4 चैम्बर्स हैं। तो यहां पर हम वो चैम्बर्स बना ले रहे हैं। सबसे पहले आ जाता है, इसे बोलते हैं हम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, इसे बोलते हैं हम राइट ऑरिकल, फाइन। उसी तरीके से यहां पर क्योंकि लेफ्ट साइड में है तो ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल, और यहां पर ये क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट साइड में राइट, लेफ्ट साइड में लेफ्ट। ये हो गई आपकी बॉडी, ठीक। और सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन जब आपके पास आ रही है तो कहां से आ रही होगी, लंग्स से आएगी, ठीक है। अब क्या होता है, हमारे बॉडी में जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहां से क्या होने वाला है, यहां से तो आता है आपका प्योर ब्लड, लेकिन हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इम्प्योर ब्लड की बात करेंगे कि इम्प्योर ब्लड से वो फंक्शनिंग किस तरीके से जा रही है। तो सबसे पहले आता है इम्प्योर ब्लड। ये कहां पर आया, इम्प्योर ब्लड आया आपका राइट ऑरिकल में, ठीक है। अब राइट ऑरिकल में जब आया तो आपके घर में अगर छत पर टंकी लगी हुई है और उस टैंक से आपके किचन में पानी लाना है, तो आपने क्या कर रखा है, वहां पर फिटिंग कर रखी है, पाइप लगा रखा है, जिसके थ्रू वो पानी जो है टैंक से आपके किचन तक आ रहा है। उसी तरीके से बॉडी में अलग अलग एरिया में ब्लड को फ्लो कराने के लिए पाइप जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, जिन्हें या तो मैं बोलता हूं वेन्स, या फिर उन्हें मैं बोल देता हूं आर्टरीज, ठीक है। अब ये जो आर्टरीज होती हैं, ये क्या करती हैं, ये प्योर ब्लड कैरी करती हैं, और वेन्स जो हैं वो इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है। आर्टरीज का जो साइज है वो काफी चौड़ा होता है, वेन्स का साइज जो है वो थोड़ा कम होता है, क्लियर। तो यहां पर जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, इसे बोला गया इंफीरियर वीना कावा, ठीक है। ये है आपका इंफीरियर वीना कावा। इंफीरियर वीना कावा से जो ब्लड आया वो पहुंचा आपका राइट ऑरिकल में, ठीक है। अब राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल तक पहुंचने के लिए यहां पर लगे हुए हैं 3 वाल्व, और वाल्व आप बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर अपना कोई नल खराब हो जाए तो हम क्या करते हैं, हमने एक वाल्व लगा रखा है अपने टॉप मोस्ट फ्लोर पर, जहां पर जब मुझे नल ठीक करना होता है या फिर किसी से प्लम्बर से ठीक कराते हैं तो कहते हैं आप वहां से वाल्व क्लोज कर दीजिए। तो ये क्या करता है, यहां से टैंक के पानी को यहां तक फ्लो करने में से रोक देता है। उसी तरीके से यहां पर क्या है, जब मेरा खून यहां पर इकट्ठा हो रहा है तो इसको यहां तक पहुंचाने के लिए पहले तो पाइप जैसे स्ट्रक्चर की जरूरत है, और वो कितने हैं, वो हैं 3। तो नाम आ जाता है यहां से ट्राई कस्पिड। और वाल्व में बताता हूं, वाल्व क्यों कह रहे हैं, ये यहां से बैक फ्लो को रोकता है, ठीक है। एक बार ब्लड यहां पर आ जाए तो यहां से बैक फ्लो को रोकता है, इसलिए यहां पे नाम रख दिया ट्राई कस्पिड वाल्व। अब ये यहां पर ब्लड आया, अब यहां से जो लंग्स तक ब्लड ले जाता है, ये कौन ले जाता है, ये है पल्मोनरी आर्टरीज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये एक्सेप्शन है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था प्योर ब्लड हमेशा और हमेशा आर्टरी से फ्लो करता है, और यहां पर आपने देखा कैसा ब्लड फ्लो कर रहा है, इम्प्योर ब्लड फ्लो कर रहा है। तो ये आपका एक्सेप्शन है, याद रखिएगा, पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र ऐसी आर्टरी है जहां से इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। अब यहां से लंग्स, अब लंग्स से क्या होगा, आपको पता है, आप सांस ले रहे हैं, वहां से ऑक्सीजन जब एडअप होगी तो वही आपका ब्लड कैसा हो चुकेगा, अब यहां पर आपका जो ब्लड है वो आपका प्योर हो चुका है, ठीक है। अब जो प्योर हो चुका है तो ये जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, इसका नाम है पल्मोनरी वेन। ये भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पल्मोनरी वेन। अभी मैंने आपको बताया वेन्स क्या करती हैं, इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन ये कैसा ब्लड फ्लो करवा रहा है यहां से, प्योर। तो दोबारा से ये एक्सेप्शन केस है, जैसे कि ये एक्सेप्शन था, प्योर ब्लड फ्लो किया। अब जैसे यहां पर ट्राइकस्पिड वाल्व था, यहां पर वो
बाइकस्पिड है, ठीक है। तो बाइकस्पिड वाल्व, अब यहां से आपका ब्लड जाएगा कहां, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो फाइनली आपका जो ब्लड है वो कहां आ जाएगा, बॉडी में, और वो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करना शुरू कर देगा। फाइन। अच्छा, इसका नाम और याद रखिएगा, ये जो है आपका, ये है एब्डोमिनल आयोटा, ठीक है। तो आपका आयोटा के थ्रू अब यहाँ पे ब्लड आपका प्योर हो चुका है, जो पूरी बॉडी में आप फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये सब डिस्कशन तो हो गया किसका, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरीके से काम करता है। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो पहले डिस्कवरी की थी, और आप अच्छे से जानते हैं किसी भी चीज डिस्कवरी की जाती है तो पहले एनिमल पे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो ये जो पहली बार डिस्कवरी की थी ना, ये किसने की थी, ये विलियम हार्वे ने की थी, और विलियम हार्वे ने हॉर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, तब जाकर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को समझा गया, ठीक है। अच्छा, ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो मैंने अभी आपको बताए थे, ये क्या होता है, इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग की वजह से जो साउंड आती है वो साउंड होती है लब और डब। तो हम कहते हैं धक धक दिल कर रहा है हमारा, वो एक्चुअली धक धक दिल नहीं करता है, वो क्या करता है, लब डब। और ये कब होता है, जब आपका ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद हो रहे होते हैं, तो उस टाइम पे जो पहली साउंड आती है दैट गिव्स यू डब साउंड, और उसके बाद जो साउंड आ रही होती है दैट इज डब। तो ठीक है, तो ये लब डब साउंड जब कंबाइंड फॉर्म में आती है, जब लब और डब कंबाइंड फॉर्म में आते हैं, तब हम कहते हैं कि वो आपकी एक हार्ट बीट बन चुकी है। क्लियर। तो एक हार्ट बीट कब कहलाती है पूरी, जब लब और साउंड डब साउंड दोनों आ जाती हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये हार्ट बीट, एक हार्ट बीट को बनने में कितना टाइम लगता है पता है, 0.8 सेकेंड का, 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। अब मुझे पता है 1 मिनट में हार्ट कितनी बार बीट करेगा, 1 मिनट में हार्ट बीट कर रहा होता है 72 टाइम्स। क्लियर। 1 मिनट में हार्ट कितनी बार बीट करेगा, 72 टाइम्स। और हम सुनते किससे हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, स्टेथोस्कोप। आपने अच्छे से देखा होगा, डॉक्टर्स के वो गले में पड़ा रहता है, आजकल तो टीवी में डेंटिस्ट की भी ऐड आ रही होती है, तो वो भी गले में वो टांगे रहते हैं, तो डेट इज स्टेथोस्कोप। अच्छा, एक चीज और जो आज हम अभी लास्ट डिस्कस करेंगे, फिर अगले टॉपिक्स पर आएंगे। टॉपिक क्या, इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम और भी डिटेलिंग में समझेंगे कि ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं एंड ऑल। तो यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं कि ब्लड प्रेशर की अगर बात कर लें, तो ब्लड प्रेशर जब हम नापते हैं तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 130/90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब ये जो 30/90 दो यूनिट्स कैसे आ रही हैं, तो एक चीज समझिएगा, आपने अगर कभी पाइप को कभी प्रेशराइज किया हो और उसमें पानी फ्लो कर रहा हो, तो आप पाइप में जब प्रेशर लगाते हैं दोनों एंड से, तो क्या होता है, पानी दूर तक जाता है ना। तो यहां पर क्या है, इस टाइम पे प्रेशर ज्यादा है, जैसे ही आप रिलीज करते हैं तो क्या होता है, पानी नॉर्मल अपना द्वारा फ्लो करने लगता है। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको पाइप वाला बताया, जब आप प्रेशराइज कर रहे हैं तो दूर तक जा रहा है, डेट इज प्रेशर ज्यादा लग रहा है, रिलीज कर दे रहे हैं तो प्रेशर कम लग रहा है। तो हार्ट भी जब आपका धड़क रहा है, तो एक बार हार्ट एकदम से सिकुड़ा हुआ हो जाता होगा, उस टाइम प्रेशर ज्यादा लगता होगा, तो उस टाइम पे वैल्यू क्या आती है, 130। और जब वो रिलैक्स फॉर्म में हो जाता है तो उस वक्त कितनी आती है, 90। तो इसलिए वो आपकी दो रीडिंग्स होती हैं। इतना क्लियर। अब ये जो बीपी आप नाप रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर। क्या, स्फिग्नोमैनोमीटर। क्लियर। तो स्फिग्नोमैनोमीटर जो है, ये आपको बताता है कि ये पर्टिकुलर ब्लड प्रेशर एग्जैक्टली है कितना। तो ऑन एन एवरेज जो है वो 130/90 होता है। पहले इसकी जो रीडिंग थी वो होती थी 120/80। खैर, लेकिन आप ये वाला याद रखेंगे। फाइन। तो अब हम अगले में समझेंगे, अगले लेक्चर में, कि किस तरीके से वो ब्लड ग्रुप आते हैं, कि ए बी और ओ, इसमें से कौन सा यूनिवर्सल डोनर है, और यूनिवर्सल डोनर है तो कौन सा है, क्यों है, अगर ओ है तो क्यों है। या फिर असेप्टर की बात कर लें, तो अगर असेप्टर ए बी है तो क्यों है। तो ये सारी चीज हम डिटेलिंग में समझेंगे। इवन हम ये भी समझेंगे कि अगर मान लो कि पापा का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और मम्मी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो पहला चाइल्ड नॉर्मल होने के बाद दूसरे चाइल्ड की डेथ कैसे हो सकती है, तो और दूसरा क्या, आगे जितने भी चाइल्ड हो रहे हो उनकी डेथ कैसे हो सकती हैं। तो ये टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में। तो आज का ये अभी आपका लेक्चर कैसा लगा,
इसके बारे में ज़रूर बताना, अपने डाउट ज़रूर बताना, और फिर हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कि आपसे एग्जामिनेशन में बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फाइन, तो आई विल बी वेटिंग फॉर यू इन द कमेंट बॉक्स. Please do comment, like it, comment on it and share as much as possible. So thanking you for watching this video.